हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आगामी 20 अक्टूबर को 30 साल पूरे करने जा रही है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हमारे साथ है डीडीएलजे की छुटकी, यानी पूजा रूपारेल। हाय पूजा, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से आप याद कर 30 साल पूरे होने जा रहे हैं डीडीएलजे को कुछ ही दिन में। किस तरह से आप याद करते हो पूजा, उस जर्नी को। उफ, मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये जर्नी ऑल्सो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, क्योंकि जब डीडीएलजे की शूटिंग हुई, मेरे मम्मी पापा दोनों थे और उनको ये सब देखने को मिला। तो ये सोच के बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं है। तो वो सब यादें ताजा हो जाती हैं जब वो मुझे शूटिंग पर ले जाते थे। और जो हंसी मजाक होता था शूट पर, बहुत बहुत सारा हंसी मजाक। मतलब मुझे याद है कि हम हंस हंस के रोने लगते थे लंच ब्रेक्स में। सतीश शाह जी जो इम्प्रोव कॉमेडी करते थे, कभी कभी तो मुझे लगा कि ये ज्यादा जीनियस एक्टिंग बैक ऑफ स्क्रीन हो रही है। और ये तो किसी को कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। और ये सब महान कलाकारों को जब ऐसे ही कैंडिड देखने को मिला, हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे से घुलते मिलते हुए, बड़ा ही मजा आया, क्योंकि मैं बच्ची थी तब। तो और किंग अंकल में जितनी छोटी थी उतनी छोटी भी नहीं थी, मतलब टीनेजर हम्म। बनने ही वाली थी। मैं 12 साल की थी जब शूटिंग शुरू हुई और 13 की जब ये समाप्त हुई। तो तो एक बड़ा ही बीच का समय था। आप ना ही तो बच्चे हो ना ही तो बड़े हो, बड़े हो। और तो वहां फंसे हुए हो आप। तो मुझे याद है कि ये सब जो जवान होते थे, मतलब आदि चोपड़ा, उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज आते थे, उनके दोस्त थे सेट पर, काजोल, करण शाहरुख, जौहर। करण जौहर, सारे के सारे दोस्त थे ना। और काजोल की छोटी बहन वो आती थी। और ये हम्म। सब प्लान्स बनाते थे कि यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, डिस्को जाएंगे, डिनर जाएंगे। और मैं तो कहीं नहीं जा पाती थी। अच्छा। ऑब्वियसली घर जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी मैं, होमवर्क करूंगी और क्या करूंगी मैं थोड़ी ना डिस्को जाऊंगी। तो बड़ा दिल टूटता था, हाय हाय हाय। हर रात को ऐसे लगता था कि बस भगवान कुछ चमत्कार कर दो कि कल सुबह आंख खुले और मैं 18 साल की हो जाऊं और मैं भी जाऊं इनके साथ। पूछ तो पाए, मतलब कोई मुझे देखे तो हाँ, बड़ी ऐसे जैसे टीनेजरों की ये होती है, ये संकट होता है उनके जीवन में। मेरे जीवन में भी यही संकट था। तो सेट पे कितना पैम्पर किया जाता था। आपको डिस्को ले जाने मतलब ले जा नहीं सकते थे, तो सेट पे कितना पैम्पर करते थे, बिकॉज आप बहुत यंग थे, सबसे यंग कास्ट आप ही। सच बताऊं तो पैम्पर ज्यादा मुझे किंग अंकल के सेट पे किया गया था, अच्छा। क्योंकि वहां मेरा किरदार ज्यादा था, उसमें मेरा काम ज्यादा था। तो तब ऋतिक रोशन सेट पर डायरेक्ट एडी थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ, तो रोज उनसे एक आर्ची कॉमिक खरीदवाती थी। सो तो स्वीट। तो हाँ, तो पैम्पर मतलब तब मैं बच्ची भी तो थी, तो मुनासिब भी था, बनता भी था। जी जी। बस अब थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई थी, और इतना बड़ा कास्ट था ना, इतने सारे लोग थे कि किन 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 को पैम्पर करें। ट्रू। मतलब और इतने सीनियर आर्टिस्ट भी थे। तो मेरा नंबर आया ही नहीं जी। पूजा, आपने किंग जैसे किंग अंकल का बात किया आपने, उसमें जैकी श्रॉफ थे, शाहरुख खान थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी कास्टिंग थी, ऑनसॉम्बल कास्टिंग। तो काजोल के साथ सीन है, आपके शाहरुख के साथ है, तो एक नर्वस भी होते थे कभी या फिर नहीं था। आप कॉन्फिडेंट बच्चा थे, क्या कहेंगे। सच बताऊं तो ये सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मुझे कभी घबराहट महसूस ही नहीं। चाहे वो किंग अंकल के समय हो या दिलवाले के समय हो। और को एक्टर्स, मेरे को आर्टिस्ट भी तो इतने प्यारे थे। मतलब शाहरुख खान रियली इज हैट्स ऑफ टू हिम, लाइक किंग अंकल के समय भी इतना ही कंफर्टेबल आपको फील कराते थे कि क्या ही बताऊं।
तो बस और दिलवाले के समय भी शाहरुख, आई रिमेम्बर, वाज लाइक एन एक्टिंग कोच। वो मुझे बताते थे सीन ब्रेक डाउन कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है। बहुत ही हेल्पफुल, जेनरस को एक्टर जिसे कहते हैं, बहुत ही जेनरस को एक्टर है वो। तो कभी ऐसे घबराहट महसूस नहीं हुई, मैं काफी कॉन्फिडेंट भी थी। मेरे पेरेंट्स को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने बड़ा ही ग्राउंडेड और सिक्योर फील करवाया हमेशा मुझे। तो मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं। और ऑल्सो पली बड़ी हूँ स्टार्स के अराउंड, क्योंकि मेरे कजिन्स लव कुश सिन्हा है, जी, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी तो है। हाँ, तो उनके घर पे पार्टियां होती थी तो वहां पूरी इंडस्ट्री आती थी। तो साल में 3 बार तो सब दिखते थे। तो ऐसे कभी लगा ही नहीं कि ये नई है चीज, या ये लोग नए हैं, या ये वातावरण नया है। बस अच्छा लगा कि बस इनके साथ अब करने को मिल रहा है काम। पर काफी नेचुरल लगा, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपको कभी ऐसा रियलाइज हुआ था कि ये फिल्म इतनी बड़ी कल्ट बन जाएगी, ब्लॉकबस्टर होगी? मैम, आप मेरे को इस विश्व में एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता दो जो जिनको ये लगा होगा भनक भी कि 30 साल उनकी फिल्म चलेगी। ये तो मतलब वाकई अद्भुत। बोलते हैं ना, पहले मुझे लगता था यार फ्लूक है, पता नहीं ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं, बट 30 साल बाद कोई क्या ही कहे। दिस इज हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक घटना है जो रियली मुझे अब जाके हिट हो रहा है 30 साल बाद, कि ये कितनी बड़ी बात है। और ना ही टॉम क्रूज, ना ही जॉर्ज क्लूनी, ना ही कोई भी ये नहीं कह सकता, ना लियोनार्डो डिकैप्रियो, ना केट विंसलेट, ना टाइटैनिक, ना कोई फिल्म ये कह सकती है कि 30 साल थिएटर में चली है और लोगों को डायलॉग याद है और प्रेसिडेंट ने लाइन कोट किए हैं, और मतलब ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये प्रिडिक्ट करना तो बाप रे, ज्योतिष भी ना ये कह पाए। मुझे बता दो एक ज्योतिष जो ये कह सके कि ये 30 साल चलेगी ट्रू। फिल्म। कोई नहीं कर पाएगा, ट्रू। It is really a love story, not between Shahrukh and Kajol. It's a love story between the audiences and us, which has lasted in real life for 30 years. यस। ये लव स्टोरी चली, और इसके लिए मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ। और मैं बस कह नहीं सकती, फूले नहीं समा रही कि सबने इतना प्यार दिया इतने समय तक। उफ, क्या नसीब पाया है मैंने। थैंक यू सो मच। मराठा मंदिर में अभी भी फिल्म रन करती है, मतलब बहुत बड़ी बात हाँ, है मुझे तभी। जाके देखनी है, जो मैंने देखी नहीं 30 सालों में, तो ये मेरे बकेट अच्छा, लिस्ट पे मुझे ओके, आपको इस जानी साल मैं चाहिए। ये करने वाली हूँ। ट्रू। वाकई मेरे पीआर टीम ने भी डिसाइड किया कि हम सब जाके एक साथ देखेंगे। मैंने बोला मुझे तो जाके ये 20th को देखनी है। 30 साल मतलब देखने लायक चीज है 30 साल के दिन पर। अच्छा, जब उस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत जबरदस्त उस वक्त भी रिस्पांस मिला था। आप तक क्या क्या पहुंचा था, क्या मेमोरी आपकी रही है? आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, क्या? मैम, मैं सच बताऊं तो मेरी फैमिली इतनी सुलझी हुई और इतने ग्राउंडेड है कि किंग अंकल के बाद 1001 ऑफर्स आए और सबको मना कर दिया, क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे स्कूल जाना था। और जब मैं सोचती हूँ, उफ, ये कितनी ही खुशनसीबी की बात है कि मुझे ये कलाकार बनने का ये अवसर भी मिला, और मुझे ये नॉर्मल चाइल्डहुड और एक सरल चाइल्डहुड एंजॉय करने का भी अवसर मिला। और किंग अंकल के बाद मैंने सिर्फ दिलवाले की, क्योंकि हम यश जी को कैसे ना भूलें, मतलब समझ नहीं पाए। और रोल भी इतना प्यारा था, लोग भी इतने प्यारे थे, और इतनी सरलता से ये हो गया जैसे ये निश्चय था, ये लिखा हुआ था, ऐसे लगा। तो ये दो फिल्में की क्योंकि ये लिटरली फेटेड लगी हमको। और उसके बाद मैं नॉर्मल बच्चे की तरह प्रीफेक्ट बनी स्कूल में और पढ़ाई की खूब लगन से। और 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरे पापा का देहांत हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स प्राप्त किया। मैं कुछ समय तक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बनी थी। और लेकिन वो कुछ फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि जहां भी जाती थी लोग पूछते थे अच्छा ये तो ठीक है लेकिन शाहरुख खान कैसा है बताओ। मैंने बोला हाय,
मुझे आप लोग जॉब भी नहीं करने दोगे, मतलब क्या ही करें। तो फिर जाके वापस एक्टिंग में मैंने कदम लिया। तो एक्टिंग से ब्रेक लेने का क्यों आपने सोचा था, मतलब कोई वजह थी खास, या फिर मैंने होता कभी चला गया? एक्टिंग ब्रेक नहीं लिया मैम। मैं जब से 4 साल की थी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और आज भी मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ। लेकिन मुझे रोल्स पसंद आने चाहिए, उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, एक्टिंग करने को मिलना तो चाहिए। अगर कुछ स्टेरियोटाइप हो और दिल ना माने और मन ना माने, और ऐसे आप पैसे के लिए कर रहे हो या ऐसे ही कर रहे हो, या मुझे ऐसे काम नहीं करना। मुझे सिर्फ वैसा काम करना है जो मतलब दिल खुश हो जाए सोच के कि वाह, यू नो मैंने मैंने इस प्रकार का काम किया है। और आज हम ऐसे तादाद पे हैं कि हर एक इंसान एक चैनल बन सकता है, अपने हम्म। अपना काम बना सकता है। तो इंतजार में है कि जैसे भगवान पहले भी बहुत ही काइंड थे, फिर होंगे, और लाइफ विल ब्रिंग मी वंडरफुल वर्क। तो अच्छा मैंने फिल्म, एक्टिंग कभी, अच्छा फिल्म में से मैं किसी से अभी भी थिएटर टच में में हो? थी। मैं 24 सीरियल में आई थी अनिल कपूर साहब के साथ। जी जी। मैंने प्रोफेशनल थिएटर में बहुत सारे प्लेस किए हैं। पिछले 15 साल से मैं स्टैंड अप कॉमिक भी हूँ। हाँ, आप अ, कॉमेडी कर, हाँ। मैं वॉइस ओवर्स भी कर रही थी, तो इंतजार के समय मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी मैंने पाया है। वाह। मैं गाना सीख रही थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं खुद को एडुकेट करती गई एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हाँ, तो पिक्चर इसका अभी भी बाकी है। फिल्म में से किसी से अभी भी टच में आप रहते हो? कोई ऐसा ग्रुप हो आप लोग का या फिर नहीं? मैम ये तो मतलब सब सब यही सवाल पूछते हैं, जैसे कोई एक अड्डा है जहाँ हर शाम को शूटिंग खत्म करने के बाद पूरी बॉलीवुड जाती है, हैंगिंग गार्डन में मिलती है चाय पीती। कोई व्हाट्सएप थोड़ी ना मैम, व्हाट्सएप ग्रुप? कोई नहीं, सब मसरूफ है। मतलब ऐसे नहीं होता, मिलते तो बड़े वार्म होते हैं, लेकिन सब अपने लाइफ में बिजी हैं। ऐसे कोई, मतलब आप जब ऑफिस छोड़ते हो तो एक्स कॉलीग से कितना बात करते हो आप? सोचो ना, रास्ते पे कहीं मिल गए तो आप स्माइल करोगे, हेलो हाउ आर यू करोगे, लेकिन थोड़ी ना मतलब रोज बात होती है। बिकॉज लाइफ मूव्स ऑन, राइट? पीपल आर बिजी विद देयर लाइव्स। सो आई विश काश ऐसी जगह होती जहां हम सब मिलते और वी कुड बी इन टच। बट नहीं, मैं इतनी छोटी थी कि मैं उनके एज ग्रुप में ही नहीं थी, अगर वो हम्म। भगवान चमत्कार कर देते और मैं बन जाती 18 साल की तो शायद बात अलग होती, लेकिन नहीं बनी। अच्छा, फिल्म को जब आप याद करते हो, शूट को, तो सबसे मेमोरेबल कोई सीन या शूटिंग जो आपकी या किसी और की, जो आपने मतलब वहां पे महसूस किया था, कुछ ऐसा शेयर कर सको आप? क्लाइमैक्स का सीन, ये बहुत ही रिहर्स्ड सीक्वेंस था, जहां आदि को स्पेसिफिक कैमरा वर्क चाहिए था। और ये हम सब उस दिन बहुत ही शिद्दत से, बहुत सॉlemnली एज ए यूनिट टुगेदर, क्योंकि एक बड़ा ही लंबा सिंगल टेक का शॉट था। और ये शॉट हमको काफी बार करना था। काजोल और शाहरुख का ये बहुत ही इंटेंस सीन था, तो एवरीबडी हैड टू सपोर्ट द सीन द बेस्ट दे कुड, और सबके लिए, क्योंकि कैमरा गोज ऑन टू एवरीबडीज फेसेस, सो इट वाज एन इंटेंस सीन फॉर एवरीवन। सो इवन नाउ आई रिमेम्बर द एटमोस्फियर, उस दिन का माहौल बहुत ही गंभीर था। और सब मतलब एकदम चटर पटर कम करके, एकदम काम पे मगन और लीन होकर, ध्यान देकर काम कर रहे थे। और सीन भी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, अमन जी ने इतना ब्यूटीफुल शूट किया, और या लवली। अच्छा, उस मतलब सेट में जैसे आपने कहा कभी बहुत इंटेंस माहौल था, सबसे लाइट माहौल कब रहता था, जब क्या बातें होती थी सेट पे, क्या खाना पीने का कितना रहता था, अगर याद करते हो आप उस वक्त, 30 साल तभी पहले? बास्किन रॉबिन्स ना उन दिनों खुला हुआ था, और बहुत ही महंगी आइसक्रीम होती थी। अगर आपको याद है, जब बास्किन रॉबिन्स खुला था तो हम सिर्फ जाके आइसक्रीम वो टेस्ट करते थे, फ्री टेस्ट करने को मिलता था, तो वो टेस्ट करके निकल जाते थे, जो निकल जाए। क्योंकि पूरा खरीदने की औकात नहीं होती थी।
हम ट्रू ट्रू। चुपचाप के जाके अमूल को बास्किन रॉबिन्स सोच के खा लो। तो एक दिन काजोल ने फरमाइश की कि बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम हो जाए, और उस दिन यश जी, उफ, मतलब पैम्पर की हद। इतने बड़े बड़े टब आए, स्कूप भी नहीं, स्कूप जो हमें लगता था इतने महंगे, टब आने आइसक्रीम के, एक दो तीन चार मिनट, या खुदा ये क्या हो रहा है। और फिर सबने बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाई, और ये आज तक मुझे याद है। और बहुत हंसते थे लंच ब्रेक में, तो उफ, ऐसे लगता था कि ये लंच ब्रेक कभी खत्म ही ना हो भगवान। और उन दिनों तो कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी नहीं थे फोन वगैरह पे, कि ये हम्म। बिहाइंड द सीन्स चीजें, मोमेंट्स कोई कैप्चर कर सके ऑडियो वीडियो। तो आई थिंक इन मोमेंट्स की खासियत ये है कि सिर्फ जो लोग उस रूम में थे उस वक्त, उनके मन में और ये वाले कैमरा में और ये वाले कैमरा में ये ये मोमेंट्स हैं। और ये मैं ना ही तो किसी को दिखा सकती हूँ, ना ही तो किसी को सुना सकती हूँ, लेकिन ये मेरी पूंजी है जो मेरे साथ रहेगी। और बड़ा मजा आता है इनके बारे में सोच के, कि हंस हंस के रोना आता था। अच्छा, जैसे आपने कहा, मतलब आपको पता ही है कि एकदम कल्ट क्लासिक बन चुकी है। आजकल हमारे यहाँ पे बिल्कुल। रीमेक बहुत बनते हैं। आपको लगता है कि TDLJ का रीमेक बनना सकता है या फिर नहीं? मुझे लगता है डीडीएलजे का सीक्वल बनना चाहता है, बनना चाहिए, जहां फिर सिमरन की बहन बड़ी हो चुकी है, और अब मॉडर्न डे में ये क्या करती है। तो शायद ये पूरा इंडिया घुमाएगी, क्या पता सिमरन यूरोप घुमाए। तो चुटकी चुटकी पर एक सीक्वल बननी जरूर चाहिए, बड़ा मजा आएगा। पूछा, अगर अब तक की जर्नी की बात की, जैसे आपने कहा कि मैंने एक्टिंग कभी छोड़ी नहीं, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी से कब से जुड़ने का आपने सोचा? साथ साथ मतलब कि स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं, ये कब आपने फैसला लिया था? um, सच बताऊं तो बहुत स्ट्रगल रहा, मैं बहुत सारे ऑडिशंस पर जाती थी, और मैं समझ नहीं पाई बहुत सालों तक कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैंने इतनी अच्छी फिल्में की हैं, और मैं यहाँ हूँ, और मैं ऑडिशंस पे जा रही हूँ, तो काम क्यों नहीं मिल रहा मुझे। और ये मतलब 17 साल पहले की बात है, जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हुआ था इंडिया में। तो जी। थोड़ा डिप्रेशन सा हो गया था, सच बताऊं तो, यू नो। और मैं राइटर भी हूँ, तो जब मैं लिखा करती थी, तो मैंने ये पाया मेरे राइटिंग स्टाइल में कि ड्रामा कम्स नेचुरली टू मी, राइटिंग ड्रामा मेरे लिए आसान है। लेकिन किसी को हंसाना, ये बहुत ही कठिन कला है, क्योंकि 100 बात की एक बात करनी पड़ती है, ट्रू। और बहुत चीजों को कंडेंस करना पड़ता है। तो कॉमेडी की 2 लाइनें और ड्रामा की 2 पेज एक एक समान होते हैं कभी कभी। तो उस और वेरी ऑफन ट्रेजेडी कॉमेडी की बेसिस होती है। तो एक सोशल कमेंट्री होती है, एक सैटायर होती है, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल होता है ये। तो एक दिन जब मैं बहुत ही गुस्से में थी, मेरी दोस्त ने बोला, अरे फोन तो दे, और फिर से बोल जो तूने बोला। तो उसने मुझे रिकॉर्ड किया, और हमने ये पाया कि गुस्से में मैं बहुत ही फनी होती हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा, अच्छा, डिप्रेशन हटाने का ये अच्छा तरीका है, एक नया स्किल भी सीखेंगे, और कुछ करने को भी मिलेगा। और जब तक आप सीख रहे हो और कला का प्रदर्शन कर रहे हो, वो 2 लोगों के सामने हो, 2,000 हो या 2 करोड़ हो, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप वाकई में बढ़ना चाहते हो और प्रगति पाना चाहते हो कला के माध्यम से, तो तब मैंने ये जर्नी शुरू की जब स्टैंड अप इंडिया में शुरू हुआ, तब से मैं स्टैंड अप कर रही हूँ। और आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग विद इट वेरी। मुझे, आपको पता ही है कि स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर अक्सर ये बातें भी आती है कि इस पे कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। या आप इस बात पे मानते हैं कि लाइन होनी चाहिए, या फिर क्या कहेंगी कि सब चलता है कॉमेडी में? मैम, आप स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट समझते हो? स्पेक्ट्रम, ये आप हर बताओ। चीज हर हाँ चीज जी। एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट कर, दो, जैसे दिन और रात, करेक्ट। है ओके। ना। तो 2 एक्सट्रीम्स होते हैं,
आप अ, आप ये नहीं कह सकते कि ये कोना बेहतर है या ये कोना। कोना तो बेहतर है ही नहीं ना, कोना तो कोना होता है। राइट। हमें तो संयम पाना है ना, बीच के रास्ते पे चलना है। अभी कहते हैं कि 25 साल लगते हैं एक स्टैंड अप कॉमिक को मेच्योर होने में, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को इंडिया में 25 साल नहीं हुए। तो कॉमिक मेच्योर कहाँ से होंगे, ऑडियंस मेच्योर कहाँ से होंगे। और अगर आप माने तो मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, कि 300 साल अगर आपको कोई बोले कि आपके रीति रिवाज बकवास है, आप बकवास हो, आप पर शोषण हो, और फिर आपको आजादी दे दी, और फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो, फ्यू जनरेशन्स तो रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई है कि हम सोच सकते हैं कि अच्छा हमें क्या करना है आर्टिस्टिकली। अब वो डर को निकाल के, सच्चाई को अपने साथ रख के, अगर हम कोई बात बोल पाए तो वो बोलना चाहिए, और इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के इमोशंस को, सबके इमोशंस को नजरअंदाज करो, लेकिन अगर आप सबके इमोशंस को अ, मद्देनजर रखते हुए, तो फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर किसी इंसान को किसी बात के बारे में बुरा मानना है तो वो मानेंगे, और अगर आपको किसी और की बात समझनी है तो आप समझेंगे। वो ये प्रदर्शन उनका भी है जो ये देख रहे हैं। मतलब कोई बंदूक लगा के आपको नहीं बोल रहा है ना, जाके पैसे दे के ये सुनो इनकी बात। जी। तो लेकिन बोलने बोलने का भी एक तरीका होता है, आई एग्री। एक मेच्योरिटी, ये तो बहुत ही लेयर्ड टॉपिक है ये। इसमें एक ये तरीका है, वो तरीका, नो एक्सट्रीम आंसर टू इट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और लेकिन आई बिलीव कि फियर इज द मोस्ट अनगॉडली थिंग। भगवान कहते हैं प्यार करो और भरोसा रखो। भगवान ये नहीं कहते भयभीत होके जियो। तो भय पैदा करना फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। अगर आपको किसी की बात नहीं सुननी है मत सुनिए, लेकिन मारपीट करके, किसी का वेन्यू तोड़ के, हिंसा के अगेंस्ट हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हिंसा से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है लाइफ। और कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है, ये एक कला है, कि बात करें ना, खुलासा करें कि अच्छा भाई क्या खला आपको, अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, एक तरीका निकालें। ये ये तरीका नहीं होता, क्योंकि अब तो दुनिया देख रही है और थू थू होगी एक जमाने में। मतलब ये भय अगर आप पैदा करोगे तो कला सिर्फ सीमित रहेगी, और सिर्फ उनके लिए कला बनेगी सेफ वाली, एकदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाली, संता बनता जोक बोलेंगे, एक ये बोलेंगे एक वो बोलेंगे, और वहां भी लोग जूते मारेंगे, हाय ये क्यों बोला। अरे बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, कुछ नहीं है दिल में। आपके दिल में होगा, हमारे दिल में तो नहीं। आपने कैसे बोल लिया हमारे दिल में क्या है, मतलब ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है ना, कि आप कैसे बोल सकते हो किसी के दिल में क्या है। तो ऐसे हावी होना, आई फील, गलत चीज। और आई फील कि किसी को हर्ट करना जानबूझ के, वो भी गलत। हम्म। तो एक बीच का रास्ता होगा, अगर हम ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। ढूंढने पे खुदा मिल जाता है, ये क्या है। हाँ, मैं यही पूछा था कि आपने जो बोलते ना एक बचपन में एक आपने स्टारडम देख लिया था, उसके बाद जो कैमरे हाँ, से खुद को दूर रख। so luckily I have two very opposing sides that are equally important to me. One side is very academic and introverted. One side is very extroverted and like a performance artist. So I love reading books, and I'm a geek as much as I am a performer. So I really love my years as a student. I studied filmmaking, I watched foreign cinema. Where a wonderful एक फिलोसफी की प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने एक फिल्म क्लब शुरू किया था कॉलेज में। तो साइकोलॉजी की पढ़ाई, आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई, फिल्म की पढ़ाई, ये सब साइड बाय साइड चालू था। और मुझे सीखने में बड़ा मजा आता है।
तो कभी, और साइड बाय साइड थिएटर भी चल रहा था, एड्स भी कर रही थी मैं। तो ऐसे कभी ब्रेक लिया है मैंने, मुझे लगा ही नहीं। मेरा फोन नंबर 12th स्टैंडर्ड से आज तक एक ही रहा है। तो ये भी नहीं है कि आप कहाँ गायब हो गई, आपसे तो ताल्लुकात ही नहीं हो रहे, मतलब बात नहीं हो रही। तो मैं यही हूँ यार। और हमेशा से यही थी। अच्छा, अगर बात की जाए, जैसे बोलते हैं ना कि अब आपको एक एक्टर के तौर पे किस तरह के रोल की उम्मीद है? जैसे आपने कहा ना कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल मैम, आई बिलीव गॉड थ्रोज द बेस्ट सरप्राइज पार्टी। लाइफ को स्क्रीन प्ले लिखने दो, एंड कोई कह सकता था कि किंग अंकल के बाद मैं दिलवाले करूंगी। और दिलवाले में अगर आप नोटिस करो जो मेरा किरदार है, इट्स प्रोफेटिक, इट इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स टेलिंग द फ्यूचर। बिकॉज अगर इन रियल लाइफ चुटकी अगर बड़ी होती, मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडी बनती जो मैं बनी। और उसके जो नक्शे कदम पे ही मैं चली हूँ, लाइक इट्स सो क्लोज टू हु आई एम एज अ पर्सन। It's really hilarious. And so I don't even try to forecast the future. अब तक जो हुआ है बढ़िया हुआ है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो होगा वो इससे भी ज्यादा बढ़िया होगा। बस भरोसा है मुझे। जैसे आपने कहा छुटकी, बोलते ना अपनी उम्र से ज्यादा बातें करती थी, रियल लाइफ में भी ऐसी आप ही थी पूजा? बिल्कुल, सबसे बड़ी पोती थी मैं। और बड़ी बहन हूं मैं, दीदी हूँ सबकी घर में। और दादी माँ बुलाते थे मुझे बचपन में। ड्रामा कंपनी बुलाते थे, ये सब मेरे घर के नाम थे। तो ये छोटा मुंह बड़ी बात, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना, ओ हो, ये सब तो बिल्कुल, ये चुटकी का जो किरदार था, मुझे एक्टिंग ज्यादा करनी ही नहीं पड़ी, ये मैं हूँ रियल लाइफ में। अच्छा, किस तरह से ये किरदार आपको ऑफर हुआ था, अगर याद करती हो आप तो? मैंने किंग अंकल फिल्म की थी, अगर आपको याद हो। आ, जी जी, बहुत हाँ। famous। तो फिर उनके ऑफिस से, यश यश चोपड़ा जी के ऑफिस के प्रोडक्शन हाउस ने मेरा नंबर लिया। और फिर मुझे फोन आया, जैसे कहते हैं ना, एंड वन डे द फोन रैंग, ऐसा ही कुछ। उन दिनों में आई थिंक काफी सिंपल होता था। मैनेजर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था ऐसे। सब एक दूसरे को जानते थे। तो स्टोरी काफी सिंपल है। ऐसे नहीं कि 100 लोग ऑडिशन की ताज लाइन में खड़े थे, ऐसे कुछ नहीं हुआ। एक दिन फोन आया, फिर मैं गई, मैं उनसे मिली, फोटो शूट हुआ, ओके हो गया। मैं शूट पे थी, सेट पे थी, जैसे ये होना ही था, जैसे ये लिखा हुआ था। फिल्म की शूटिंग का मुंबई के अलावा आपने कहाँ कहाँ आपने ज्वाइन किया था शूट को? मैं कहीं नहीं गई, ओके। सबको ये जानना चाहिए, मेरे सब अच्छा। स्कूल के फ्रेंड्स बोलते थे, वाह तू तो लंदन गई, वाह। मतलब कुछ नहीं गई, गोरेगांव गई थी मैं, और अच्छा। पनवेल गई थी। मैं तो पंजाब भी नहीं पहुंची। मतलब उल्लू बनाया मुझे। सबको लगा मैं लंदन गई, सबको लगा। नहीं गई मैं लंदन। अच्छा, आप लंदन नहीं गए थे? ऐसा लगता था कि अच्छा, मुझे ओके। तो पंजाब भी नहीं लेकर गए। पनवेल में हुई थी हमारे क्लाइमैक्स की शूटिंग, वहां तक गई थी बस। आउटडोर बस एक ही था, बाकी का यहाँ सेट लगाया था उन्होंने। अच्छा, गोरेगांव मुझे में। कहीं नहीं ले गए, देखो ना, ना ही तो पार्टी कराई, ना ही तो लंदन ले गए, मैं लुट गई, मैं कह रही हूँ। जबकि पूरी लंदन वाली वाइब्स आप दे रही थी आप देखो, फिल्म में। देखो, ये बच्चा पार्टी को नहीं लेकर जाते हैं, ये क्या करेगी, ये मतलब नहीं नहीं हमारी पार्टी बिगाड़ेगी। तो देखो, पूरी फिल्म लिखी है इन्होंने पार्टी करने के लिए। ट्रू ट्रू। अच्छा, जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका प्यार मेरे लिए क्या मायने रखता है। जब लाइफ में और कुछ नहीं हो रहा होता, और सब कुछ ऐसे अंधेरा सा लगता है, तब रास्ते पे कोई जाते हुए कहता है, डीडीएल जी चुटकी, दूर से। और कोई पहचान जाता है, और कोई कहता है, मैम आपका काम बड़ा पसंद आया, आप क्यों नहीं दिखते। और तब सच्ची में सब दुख और सब दर्द सब चले जाते हैं, और एक सेकंड के लिए उस दिन वो पूरा दिन बन जाता है। और ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो अपने दिल में इतना प्यार भर के
मुझे ये प्यार देते हैं जब मुझे मिलते हैं, और ऑनलाइन भी जब शोज पर मिलते हैं। मैं आपको कभी नहीं बता पाऊंगी कि ये सूरज की रोशनी की तरह है मेरे लाइफ में। आप रियली रोशनी लाते हो मेरे लाइफ में। थैंक यू। और आपके दिल में ये प्यार बना रहे, इससे बढ़कर और कोई दुआ नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर। थैंक बहुत बहुत थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।